नमस्ते आत्मवंदन मास्टर्स। सभी को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम तुलसी दल का ही स्वाध्याय कर रहे हैं और कल जो है हमने नेचुरोपैथी के बारे में बहुत कुछ सुना, फिर जूसिंग के बारे में भी सुना। आज हम देखिए ये सारे जो वर्ड्स होते हैं कि किस तरह हम अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं, सही से रख सकते हैं। इसकी मतलब पहले भी प्राचीन काल में भी कई सारे गुरु, ऋषि-मुनियों ने भी इस पर अध्ययन किया हुआ है, इस पर चर्चा की है, इस पे सोचा-विचारा है और फिर उन्होंने अपनी-अपनी पद्धति बनाई है। तो आज इस तुलसी दल जो किताब है, जो पत्री जी ने लिखी हुई है वो उसमें कई सारे किताबों का सारांश है। हर पृष्ठ में एक नया विषय आता है, लेकिन आज जो हम लोग विषय करने वाले हैं वो लगभग किस तरह से हम अपनी साधना को, अपनी जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी हम ध्यान कर रहे हैं या कोई भी जो भी योग कर रहे हैं या कोई भी पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको किस गुरु ने कैसे कहा है, हमें क्या उसमें से अपनाना चाहिए इसके बारे में चर्चा की गई है। तो पहले हम उनका पढ़ लेते हैं, फिर इस युग में, इस समय में हमारे जीवन में क्या पॉसिबल है, क्या हमें वो ऑप्टिमम रूल्स जो बनाए गए हैं वो हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके बारे में हम फिर चिंतन-मनन या कुछ ऐसे डिस्कशन कर सकेंगे। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग। मेरा नाम अनुराधा है। स्पिरिचुअल स्पाइरल्स ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें तुलसी दल का स्वाध्याय हो रहा है भगवद गीता का और हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन भागवत कथा भी हो रही है। इसके अलावा कई सारे सेशंस जैसे कि नेचुरोपैथी अभी कल था या ज्ञान मार्ग, मतलब अलग-अलग किस्म के जो स्पीकर्स हैं, जिस भी तरह से वो ज्ञान को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी भी जो एक्सपीरियंसेस है वो भी आती रहती है, वैसे सेशंस बनते रहते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। अगर आप कमेंट कर सकें आपको कैसा लगा यूट्यूब चैनल पे जाके, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। ज़्यादा लोगों तक अगर आप कमेंट करते हैं तो यूट्यूब जो है वो ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका फिर से जुड़ने के लिए और ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को मैं दोबारा से प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि हम जो भी स्वाध्याय करें, जो भी सीखें, जानें, वो हम दूसरों से बाँटें। तो उसी हम यही कर रहे हैं कि जो भी एक-एक पृष्ठ, एक-एक शब्द हम लोग सीखे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ में हम लोग दूसरों के साथ भी हम साझा करते जा रहे हैं। तो ये तुलसी दल का पीडीएफ में जो हम पीडीएफ जो वर्जन ग्रुप में बताई गई है उसमें से 129 पेज अगर आप बुक में से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अपना ये उसमें से इंडेक्स में से ये ढूंढ लीजिए, वेदांत घोष कहाँ पर लिखा गया है, यानी कि शुष्क वेदांत की घोषणा की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कि इसमें कोई प्रायोजन नहीं है। शुष्क वेदांत यानी पत्री जी क्या हमें बोल रहे हैं कि शुष्क वेदांत की घोषणा की आवश्यकता नहीं है। द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत क्या है ये झंझट? 2 ही काम करने हैं। पहला है योग साधना, दूसरा है योग साधक के ध्यान अनुभवों को सुनना और पढ़ना। मतों में भेद बिल्कुल बेकार है। विविध मत है ही नहीं। शुष्क वेदांत की चर्चा बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। समझदार लोग वेदांत पठन जीवन भर नहीं करते, स्वयं की सत्य दृष्टा बनने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो सभी मास्टर्स को नमस्ते, आत्मवंदन वेलकम करते हुए मैंने ये पृष्ठ पढ़ा है और इस पृष्ठ को, इस वेदांत घोष को समझने के बाद आप देखेंगे ना गौतम बुद्ध ने भी कई बार ये कहा है कि वे कई उपनिषद या कई किताबों को जानते थे, लेकिन अगर कोई उनसे ना वार्ता या मतलब बोलते हैं ना वाद-विवाद करने आता था, तो वो बोलते थे देखिए हम वो विवाद नहीं करेंगे। ऐसे मैंने उनकी कई सारी पाली में ऐसी बातें सुनी हैं। जो उनके ही कज़न आनंद जी ने लिखी है उनके बारे में। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल चर्चा ही नहीं करते थे, परंतु अपना जो मुख्य एनर्जी है, वो डिस्कशन या वाद-विवाद या किसी को कन्विंस करना या किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में अपने मत को रखते रहना और दूसरे के मत को मतलब एनालिसिस करना, ये उनका था ही नहीं।
तो उसी तरह की ये बात इसमें इस वाले पृष्ठ में पत्री जी ने लिखी हुई है कि जो ध्यान अनुभवों को सुनना पढ़ना वही हमारा काम है। जैसे एज अ स्टूडेंट जो पत्री जी ने लिखा हुआ है कि वेदांत के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, हमने यहाँ पर कितने सारे उपनिषदों की और चर्चा की, और जो ऋषि महर्षि और जो भी गुणी लोग थे पहले के, उन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में जानना, उनकी जीवनी को जानना, ये तो हमारे लिए है ही हमारा लक्ष्य। एज अ स्टूडेंट हमको ये सिलेबस में दिया गया है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जो है मतलब क्या कहना है, मतलब बोलते नहीं रहना है या उस पर दृढ़ नहीं हो जाना है कि इस टीचर ने ये कहा है तो यही सत्य है। हमारा क्या मतलब है कि वो फिर शुष्क वेदांत हो गया, यानी कि उसमें कुछ रस ही नहीं रहा, वो तो एक मेंटल एक एक्टिविटी हो गई जो कि करनी भी चाहिए, पर उस पर उतना एनर्जी नहीं डिवोट करना चाहिए। एनर्जी कहाँ डिवोट करनी चाहिए? समझदार लोग वेदांत पठन जीवन भर नहीं करते, स्वयं ही सत्य दृष्टा बनने में प्रयत्नशील रहते हैं। अर्थात कि हम जब शुरुआत में जब मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि आपको भी इस तरह का हुआ होगा कि जब हम नए होते हैं तो मुझे लगता है कि अरे ये वाली किताब भी पढ़नी चाहिए, वो वाले वर्कशॉप भी करनी चाहिए, ये ऐसे वो तो छूट गया मेरा, वो क्लास छूट गई, उस टीचर ने क्या कहा होगा, फिर डिस्कशन कि वो सही, इस तरह का होता है। लेकिन धीरे धीरे फिर ऐसा लगता है देखिए उस टीचर ने ये पा लिया, या वहां उस किताब में जैसे खासकर ऑटोबायोग्राफी ऑफ जो योगी है उसमें कई सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि उन्होंने उसका मतलब एक्सपीरियंस किया, या उनके गुरुओं के साथ या उनके सहपाठियों के साथ उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। तो तब मन में आता है कि ठीक है उनका हो गया, अब मैं कैसे करूं इस चीज को, यानी कि मैं कैसे एक्सपीरियंस करूं, यानी कि योगी जी जो हैं वो उनका एक्सपीरियंस हो गया, बट मुझे जो भी अपने ध्यान में एक्सपीरियंस आ रहा है या अपने ड्रीम में एक्सपीरियंस आ रहा है या अपने जीवन में एक्सपीरियंस आ रहा है, उससे समझते हुए मैं आगे कैसे बढ़ूं, या स्वयं ही सत्य का अपने जीवन में अपने लिए एक्सपेरिमेंट करके उसमें आगे कैसे बढ़ूं, इसमें ही मैं प्रयत्नशील रहूं। फिर धीरे धीरे हम अपने जो किताबें पढ़ने का वो उसका जैसे फॉर्मूला बना लेते हैं कि इतने ध्यान मैं करूंगी, इतना मैं क्लास करूंगी, और इतना मैं फिर सज्जन सांगत्य करूंगी और पूर्णिमा का ध्यान करूंगी, जो भी जिस भी तरह से हम फिर बना लेते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट की द्वैत है अद्वैत है, इनको समझना भी ठीक है, पर इन पे ज्यादा मतलब समझदारी नहीं है कि हम उसी पर लगे रहें। तो ये मेरा मत है, मेरा इसको समझने का तरीका है, और आप लोग भी फिर अपना मत रखें जो भी आपने इसमें से सुना पढ़ा समझा। और फिर हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, योग साधना, अर्थात कि योग साधना के बारे में धम्मपद, यानी कि बुद्ध जो जो चलाते थे या उनका जो धम्मपद है, में ऐसा कहा गया है कि योग के जायते बुरी अयोगा बुरी स ज्ञा तथानम, पाली में जो लिखा हुआ है, यानी कि योग हमें अपने आप को ज्ञान वृद्धि के मार्ग में ही चलाना है। योग साधना में स्थितियां, पहले चित्त, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब एक ही जगह पे अम, अटक नहीं जाना है, एक ही जगह पे रुक नहीं जाना है, एक ही डेफिनेशन पे नहीं रुक जाना है, ये लिखा हुआ है। तो संस्कृत में ये है, और हिंदी में फिर उसका ये अनुवाद लिखा हुआ है कि योगाष्टन के बिना ज्ञान का क्षय होता है, यानी योगाष्टन से ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये वाली बात पे हमें ध्यान देना है, जो संस्कृत जानते हैं वो इसको समझ सकें, जो हिंदी जानते हैं वो इसको समझेंगे कि योगाष्टन ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो हम योग, जो प्रचलित भाषा में योग है उसको हम आसन के रूप में, उस आसन का भी नेक्स्ट पेज में आएगा। तो वो सारे आसन इसके लिए, मतलब अगर ध्यान में ही आगे बढ़ना है, वो आसन इसके लिए कि हमारा जो ये भौतिक शरीर है वो सुचारू रूप से चलता रहे, हम फ्लेक्सिबल रहे, हम दीर्घ आयु बने, स्वस्थ रहें, इसके लिए वो योग यानी कि उस पद्धति को विकसित किया गया था। तो ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है।
अर्थात कि किताबें पढ़ने से हमें कॉन्सेप्ट्स पता हो सकते हैं, लेकिन जो जो ज्ञान है, जो विजडम है, वो कैसे मिलेगा? वो ध्यान से मिलेगा। तो ये एक, अगर आप देखें तो ये बहुत ही मतलब जो आम जीवन में या हमने जो स्कूल के जीवन में, कॉलेज के जीवन में जो पढ़ा है, उसके थोड़ा सा विपरीत है। क्योंकि स्कूल में क्या बोलते हैं, हम किताबें पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ध्यान करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा और स्व का ज्ञान प्राप्त होगा। तभी बोलते हैं स्व अध्याय, स्व ज्ञान। मैं जो ध्यान में जिन चीजों को समझ रही हूँ, उस चीज का जो है, उस चीज का मुझे फिर ज्ञान होता है और उस पर विश्वास होता है। विश्वास होता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है। तब मैं किसी कॉन्फिडेंस से कहीं पर कह सकती हूँ कि देखिए, ध्यान करते हैं तो ऐसी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं या आती हैं, कभी ऐसा होता है। तब मेरा वो फिर किताबी ज्ञान नहीं रहा, वो एक ज्ञान है ना। एक गाना है कि, खैर मेरे जमाने का गाना है वो, कि किताबें बहुत पढ़ी होंगी तुमने, पर किसी का चेहरा भी पढ़ा है। ऐसा एक गाना बड़ा फेमस हुआ था। तो उस उस गाने के जैसा है कि किताबें जरूर पढ़ें, लेकिन उसमें फिर हमने लोगों के साथ रहना है और ध्यान से ज्ञान प्राप्त करना है। तो हमें अपने आप को ज्ञान वृद्धि के मार्ग में ही चलाना चाहिए। साधना में स्थितियां कौन कौन सी हैं? पहले चित्त वृत्ति निरोध, उससे कुंडलिनी जागरण, अंत में दिव्य चक्षु की उत्तेजना और परिपक्वता। तो ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, बोल्ड में जो लिखा हुआ है, आ, उस उससे मेरी जो समझ में आता है, प्रशांति मैम और मधुलिन मैम आप भी कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में, कि पहले चित्त वृत्ति जो निरोध है, यानी कि जो हमारी जो भी मन में जो भी वृत्तियां चलती हैं, जो थॉट्स चलते हैं, अंग्रेजी में कहें जो, तो थॉट्स चलते रहते हैं, थॉट चलते रहते हैं। तो जब हम एक खास किस्म के आसन में किसी खास तरह से और कई दिनों तक, जैसे 40 दिनों तक मंडला कर लेते हैं, तब हमारी चित्त में जो है वो एक शुद्धिकरण होता है। हमारे अगर झगड़ा भी हुआ होगा, हमने कुछ देखा भी होगा, तो धीरे धीरे हम जब उसमें से निकल कर जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो वो चीजें हमें, मतलब एक किस्म से वो हम पर हावी नहीं हो जाती हैं, या हम उसको हावी नहीं करने देते हैं। हमें वो एक प्रेरणा आ जाती है कि ठीक है, हाँ भी ये हुआ है और अब हम ये कर रहे हैं। तो सुचारू रूप से हम पहले चित्त वृत्ति का निरोध, यानी कि ऑलमोस्ट एज इन कंट्रोल ऑफ द चित्त और वृत्ति का जो भी हमारी बिलीफ सिस्टम है, या चित्त यानी कि हमारे पर जो इम्प्रेशंस पड़े हुए हैं, आज पड़े हुए हैं या हमारे भूतकाल में पड़े हुए हैं, उसका निरोध यानी कि उसको कंट्रोल करना, उस वो हो जाता है। और हमें करना नहीं होता है, वो होते रहता है। और उसके बाद कुंडलिनी जागरण, तो वो कोई ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि हमें एक दिन पता चलेगा कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई। वो नॉर्मल लोगों के साथ धीरे धीरे होती रहती है। और अंत में दिव्य चक्षु की उत्तेजना और परिपक्वता। तो ये स्थितियां बताई गई हैं कि जब हम अपने चित्त वृत्ति के साथ एक किस्म से सम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो कुंडलिनी का जागरण होता है। और फिर दिव्य चक्षु यानी कि थर्ड आई एक्टिवेट होती है, उत्तेजित होती है या परिपक्व होती है। तो उसमें भी दिव्य चक्षु की उत्तेजना, यानी पहले वो एक्टिवेट होगी, फिर वो परिपक्व होगी, फिर इस तरह से हमें एक्सपीरियंस, और उस तरह जब हम ध्यान में बैठते हैं तो तब हमें ज्ञान अपने, मतलब जो भी आता है वो उसमें ऐसा लगता है जैसे कि हमें इंडिविजुअल ज्ञान दिया गया है। यानी कि मधुलिन जी अगर ध्यान में बैठ रही हैं, तो उनको उस प्रकार का जो भी उनको ज्ञान दिया है, मुझे एक किस्म का ज्ञान दिया गया है। और फिर उस ज्ञान के लिए हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरा स्व का ज्ञान है, उसमें से कॉन्फिडेंस आता है, उसमें ऐसा लगता है कि नो, दिस इज माइन एंड ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये मैं समझ पा रही हूँ योग साधना, ये पृष्ठ के बारे में। तो प्रशांति मैम, आप कुछ इसमें ऐड करेंगे या पहले वाले पृष्ठ में ऐड करेंगे मैम? मैडम मैं नमस्ते। नमस्ते मैं मैम। अभी तो नई नई आई हूँ, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लग रहा है, तो मैं सुन रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही पृष्ठ को ऐसे एक अभी एक पृष्ठ ज्ञान से करके। तो ज्ञान ज्ञान मिलेगा ना। इसको सुनने के बाद सुन सुन के ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान मिलेगा। हाँ,
लेकिन फील आपको आता ये है। बात कैसी लगी कि चित्तवृत्ति निरोध ये जो बहुत फेमस हाँ लाइन है? हाँ, बहुत अच्छी लगी चित्रवृत्ति नीरव। मैडम अब एक बार समझाइए। हाँ, तो चित्तवृत्ति निरोध ये बहुत एक फेमस लाइन है मैम, बहुत फेमस हाँ लाइन है। ये यहाँ से शुरू होती है जहाँ पतंजलि का जो ये जो किताब है उसमें चित्तवृत्ति निरोध जो है ये यहाँ से वो मतलब एक किस्म का फर्स्ट लाइन्स या फर्स्ट थिंग्स वो बात करते हैं उसमें। जो पतंजलि की जो बुक होती है ना जो ये वाले पतंजलि नहीं जो अभी हरिद्वार में है, वो जो पहले वाले थे वो वाले। तो उसमें क्या है कि चित्तवृत्ति निरोध जो हम बोलते हैं ना, ध्यान आनापानसति ध्यान में बोलते हैं कि आप बैठ जाइए, आप सुखासन में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। तो उस चीज को चित्तवृत्ति निरोध का एक किस्म से स्टेप माना जाता है, यानी कि पहले हम अपने थॉट्स को जो है एक किस्म से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ब्रेथ पे जब हम करते हैं अपना फोकस तो क्या होता है कि थॉट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, उनकी तीव्रता कम होने लगती है, उनकी स्पीड कम होने लगती है। इसका मतलब ये चित्त वृत्ति निरोध। वृत्ति मतलब हमारे पहले से पूर्व से आए हुए वृत्तियां, उसका भी एक किस्म से हम वो डिसॉल्व होने लगती हैं, या हम उसको देखने लगते हैं, अरे मैं ऐसे क्यों करती हूँ, सारे लोग तो ऐसे नहीं करते हैं। तो इस तरह ये चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ है कि चित्त और वृत्ति में जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ऑलरेडी समझ लिया है, ऑलरेडी समझ के आए हैं, चाहे वो हमारे परिवार से या जब हम पैदा हुए थे या हमारी बचपन की जो वृत्तियां हैं या पूर्व जन्म की जो वृत्तियां हैं, उनका एक किस्म से धीरे धीरे वो डिसॉल्व होने लगते हैं, उनका क्षय होने लगता है। यह है चित्त वृत्ति निरोध। अब कुछ आया? हाँ जी, हाँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो ये पीडीएफ में 129 इसका आप पढ़ रहे हैं और आप अपना पृष्ठ देख लीजिए। हम जो पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक ये है, योग साधना। तो योग साधना की चर्चा हो रही है, अभी हमने दूसरा ही पृष्ठ पढ़ा है और उसमें भी ये जो हिंदी में लिखा हुआ है कि योग अनुष्ठान ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, यानी योगानुष्ठान के बिना ज्ञान का क्षय होता है। यानी हम कोई अनुष्ठान न करें, हम यूं ही बेमतलब इधर उधर जाके अपने आप को जैसे बुफे ऑफ नॉलेज एंड विजडम्स या क्लासेस करते रहे, तो हमारे ज्ञान का एक किस्म से हमें मिक्सचर मिलता रहता है, खिचड़ी मिलती रहती है। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तब उसका एक किस्म से निचोड़ मिलता है, या उस पर हमें विश्वास होने लगता है जो हमें हमारे पास जो ज्ञान आया है, या कोई विजडम हम किताब भी फिर उसको इस दृष्टि से पढ़ते हैं, इस समझ से पढ़ते हैं, इस जागरूकता अवेयरनेस आने लगती है ध्यान से। तो उससे चित्त वृत्ति का निरोध होता है, यानी कि चित्त और वृत्ति जो हमारी जो भी इंप्रेशन है, पास्ट लाइफ के इंप्रेशन हैं या जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, या हमने बिना बिना एनालाइज किए कुछ डिसीजंस कर लिए हैं कि ये तो ऐसा ही होता है, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में हो या अपने व्यक्तिगत जीवन में, कि मैं अकेली बाजार नहीं जा सकती, ऐसा भी होता है। मैंने कई लोगों को ऐसे, मेरी एक मेड है वो बोलती है कि मैं चाकू जो होता है ना हमारा नॉर्मल चाकू, उससे नहीं कर सकती, दराती से ही सब्जी काट सकती हूँ। मैं उसको कितना बोल देती हूँ कि चाकू से मेरे लिए कुछ एक आलू काट दो, वो नहीं काट सकती है। मेरा भी वही हाल है मैडम। मैं चाकू क्योंकि से मैं नहीं काट ही कर। नहीं सकती हूँ, वाला होता है उससे ही काट सकते हूँ। तो ये हमारा ये उड़ीसा में पन्नीकी बोलते हैं, पन्नीकी उससे। मैम साउथ में सब लोग ऐसे ही करते हैं, कर्नाटका में भी ऐसे ही करते हैं, उसे दराती से ही काटते हैं। नीचे बैठ के ऐसे ऐसे काटते हैं। हाँ हाँ। लेकिन देखिए, और एक मेरी एक मैं मतलब रिश्ते में नानी लगती है, मतलब मेरी नानी, कजन नानी बोल लीजिए, ऐसी है। तो उनकी उम्र हो गई है अब 88, या मेरे को लगता है 90 भी हो गई होगी वो। अब वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करती है, हाँ अनु तुम्हारा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने व्हाट्सएप सीख लिया है, उन्होंने वीडियो चलाना सीख लिया है, उन्होंने सुनकर कमेंट करना, मतलब उन्होंने व्हाट्सएप में टाइप करना सीख लिया हाउ स्वीट। है ना। तो उनका शब्द लिखा हुआ मतलब, और ये जो हमारे हैं वो 25 साल की हैं, 30 साल की हैं,
तो ये है ध्यान का, ये है। या ज्ञान कैसे आता है? जब हम कोई भी नई चीज को अपनाने में कम से कम मतलब तत्पर, अगर तत्पर नहीं भी तो रेडी तो हो, देखें तो सही। तो ये वाला लिखा है कि हम कम से कम जो है अन्यथा क्या होता है कि जो भी हमने सीखा पढ़ा, अगर मैं 5th स्टैंडर्ड तक ही माना कि मैंने पढ़ाई की और मैं उसी को सच मान के पूरी अपनी 80 साल तक की जिंदगी कर दूं, तो ये कहाँ की मतलब वो है कि विजडम है। तो ये वाली बात लिखी हुई है। तो हमारा जो भी अल्प ज्ञान होता है वो भी एक किस्म से अल्प ज्ञान जो है वो ठीक है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसको फिर रिफ्रेश करना है, रिवाइज करना है, और ध्यान में बैठ के जो हमारा जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को एनालाइज करने का जो एक बुद्धि, एक तीव्रता, एक वेग मिलता है, उस पर हमें अग्रसर होना है। तो धीरे 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 धीरे, अब हो सकता है जैसे आप 6 महीने पहले इस किताब को पढ़ते तो आपके मन में कुछ और आता, और अभी हम पढ़ रहे हैं और 1 साल बाद यही पृष्ठ पढ़ेंगे तो आपके मन में इसके और भी कई एनालिसिस निकलेंगे कि अच्छा इसका मतलब ये है, मेरे जीवन में इसका अर्थ ये है। तब वो उस फिर हमारी कुंडलिनी जागृत अपने आप होने लगती है, अर्थात कि हमारे सारे चक्र जो है वो उसमें से जो भी एक किस्म से जो बोलते हैं ना कुछ ब्लॉक है या कुछ गंदगी है या कुछ उसमें जड़ हो गई है, वो जड़ जड़ता जो उस चक्र में आ गई है वो सब कुछ सही होने लगती है, या हमारी कुंडलिनी जागृत होने लगती है, तब हमारी दिव्य चक्षु की उत्तेजित होती है और परिपक्वता होती है। तो ये स्टेप्स बताए गए हैं साधना के, और इसको हमें ये भी नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही हमारे काम आ रहा है। आप देखेंगे कि कोई भी हम चाहे हम खाना बना रहे हो, तो जिस दिन मैंने रोटी बनानी शुरू की वो मेरी चित्त वृत्ति, यानी पहले मैंने सोचा था कि मैं 10 साल की थी तो मेरे को एक दिन रोटी बनानी पड़ी, तो उस दिन तो मेरा आटा ऐसे पाव भर किया तो वो 1 किलो तक भी वो सख्त नहीं हो पाया, एकदम पानी पानी हो गया। तो धीरे 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 करके समझा, यानी कि चित्त वृत्ति का निरोध, यानी कि जो मुझे आता ही नहीं था, मेरे हाथ को ऐसा गूंदना आता ही नहीं था, उसका मैंने एक किस्म से वो सीखा। फिर कुंडली जागृत हुई, इसका मतलब कि पूरी परात को भी साफ करना है, यानी कि सब कुछ साफ करना है, फिर वो आटा गूंद के फिर मैं रोटी बनाई। फिर मेरा दिव्य चक्षु एकदम जागृत हो गया कि ऐसा ही पिज्जा बनता है, ऐसे ही पूरी बनती है, इस तरह से ये पराठा बनता है, इस तरह से भरा पराठा बनता है, इस तरह से मीठा पराठा बनता है। इसका मतलब मेरे को अब अन्य अन्य चीजें भी आ गई उसके बारे में। तो इस कोई भी चीज को हम एक ही नजर से नहीं देखना चाहिए, उसको विस्तृत कई जगह से देखना चाहिए। अब कई बार जो होते हैं जिनके बच्चे मतलब जैसे छोटे होते हैं, उनकी अभी भी शादी हुई होती है, तो दूसरे लोगों को देखते हैं, वो समझते हैं अरे ये तो अपने बच्चे को भी वो नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर वो देखते हैं कि बच्चे को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, उनको पढ़ाना सिखाना समझाना। फिर धीरे धीरे जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वो एकदम एकदम बहुत ही एक्सपीरियंस बच्चे को कंट्रोल करने वाले हो जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे हर चीज में हमें ये चीजें अपनानी है कि लर्निंग विथ एक्सपीरियंस, लर्निंग विथ प्रैक्टिस, ये वाला बात यहाँ पर लिखा गया है। तो इतनी बात करने के बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला, पतंजलि का अष्टांग योग। तो अष्टांग योग, अगर आपने ये शब्द पहली बार पढ़ा है, सुना है, तो इसको 8 स्टेप्स बोलते हैं। हर जो टीचर होती है वो बोलते हैं ना, पहले टीचर आती है क्लासरूम में, फिर वो बोलती है कि मैं आज तुमको ये वाला एक्सपेरिमेंट सिखाने वाली हूँ, फिर वो बोलती है कि ये फर्स्ट स्टेप होगा, ये सेकंड स्टेप होगा, ये लास्ट स्टेप होगा, और ये एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट होने वाला है। तो पतंजलि महर्षि ने ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, इस स्टेप स्टेप वाइज हम लोग चलेंगे, तो तब हमारी किस तरह से हम जागृत होंगे या हमको क्या क्या प्राप्त होगा। तो ये मतलब ये एक कहने का तरीका है, पर उन्होंने अष्टांग योग ने 8 पार्ट्स बताए हैं, 8 स्टेप्स बताए हैं। तो पतंजलि महर्षि ने जो प्रवचन किया है वही अष्टांग योग मार्ग है। 8 अंगों से युक्त साधना
क्रम अष्टांग योग है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। यम नियम सिद्धि स्थिति में की सूचना देते हैं। साधक जब प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के साधना क्रम द्वारा क्रमशः समाधान पाकर संपूर्ण समाधि चित्त अर्थात समाधि स्थिति में को उपलब्ध होता है, तब उसके लिए यम नियम बहुत आसान और अति सहज हो जाते हैं। तो मैं बस इतनी ही चीज को पहले बताना चाहती हूँ, और उसको जो पतंजलि, जो हमारे PSSM का मूवमेंट है, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो पतंजलि ने अपनी तरह से सही ये तरीका बताया है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यानी कि यम, नियम और आसन। ये यहाँ पर इतने तीनों चीज को जो है, पहले हमें यम नियम यानी कि जो हमारे जो रोजमर्रा के जो हमारे नियम है, उस पर हमें पहले सही होना पड़ता है। यानी सही सुचारू रूप से कब उठेंगे, कब क्या कपड़े पहनेंगे, जो सोशल नॉर्म्स कहे जाएंगे, फैमिली के जो रूल्स होते हैं, सिटी के रूल्स होते हैं, उस पर पहले हमें प्रबुद्ध होना पड़ता है, उसको पहले अपनाना पड़ता है, तब हम प्राणायाम पे जाते हैं उसके अनुसार। पर पत्री जी ने इसको ऐसे कर दिया है कि उसको प्राणायाम को कह दिया है कि हम आनापानसती ध्यान करेंगे। प्रत्याहार, प्रत्याहार ये होता है कि धीरे धीरे हमारी जो प्रत्याहार का उन्होंने जो किया है कि हम वेजिटेरियन डाइट करें। धारणा फिर आने लगती है कि हम फिर उस मतलब जब हम एस्ट्रल ट्रैवल या इस तरह से करने लगते हैं, तो उन्होंने जो है इसकी जो तरह इसको यहाँ से शुरू करके जो यम नियम आसन है, आसन को सुखासन बना दिया है। और बाद में लिखा है ये जो उन्होंने साधना द्वारा क्रमशः समाधि अर्थात की उपलब्ध होता है, तब यम नियम बहुत सहज हो जाते हैं। अर्थात कि अगर हम पहले ये करते रहे कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा यम नियम में, तभी मैं आसन में बैठूंगा, तभी मैं ध्यान करूंगा, तो ये फिर उसमें समय लग जाता है। तो पत्री जी का ये मेरा ज्ञान है कि पत्री जी ने उसे कहा, ये वाली जो लाइन है, ये मैंने औरों से भी चर्चा की है। तो ये वाली लाइन मुझे ऐसा लगता है कि पत्री जी ने फिर अपने स्व अनुभव से अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है कि पहले आप ध्यान में तो बैठो, पूरा आप अपना ध्यान करो, यानी कि यहाँ से उन्होंने यम नियम को बोला है कि पहले पहले आप यहाँ पर आसन लगाओ और पहले ध्यान करो। उसके बाद जो है फिर यम नियम यानी जो भी नियम पालन करना होता है, वह आपके लिए सहज हो जाता है या इजी हो जाता है। तो डोंट लुक फॉर परफेक्शन, ऐसा मतलब मेरी समझ में आया है कि डोंट लुक फॉर परफेक्शन, स्टार्ट विथ आसन, आनापानसती ध्यान, वेजिटेरियनिज्म। उसके बाद वो यम नियम जो हमारे हैं, वो फिर धीरे धीरे बाद में शायद उन्होंने उतना वेजिटेरियनिज्म पर भी इतना मतलब फोकस नहीं रखा। उन्होंने बोला तुम ध्यान करने लगो, धीरे धीरे आप अपने आप नॉन वायलेंट होके अपने आप नॉन मतलब वेजिटेरियन बनने लगोगे। तो फिर वो धीरे धीरे और रिफाइंड होते गए। लेकिन ये जो पतंजलि ऋषि ने कहा है, ये तरीका भी उन्होंने बताया था, और कई दिनों तक जो है ये ध्यान वगैरह बताया भी नहीं जाता था, ऐसे मैंने सुना है आश्रमों में। लेकिन यहाँ पर PSSM में पहले दिन से ही जो आता है उसको बोलते हैं तुम आंखें बंद करो और सांस पे ध्यान दो, यानी कि यहाँ पर से शुरू किया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम इसका ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं यहाँ से। यम नियम भौतिक जीवन में सिद्धत्व की सूचना देते हैं। अर्थात कि आप एक देखेंगे कि कोई अच्छे से कपड़े पहना हुआ है, बहुत अच्छे से मैनर्स है, तो उससे हम क्या पता करते हैं कि ये संस्कारी है या इसने अच्छी से संस्कार को किया है, हम ऐसा बोलते हैं। पर उसका क्या सूचक है कि यम नियम भौतिक जीवन में सिद्धत्व की सूचना देते हैं, भौतिक जीवन में सिद्धत्व की उपलब्धि के लिए ही है। आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, चित्तवृत्ति से रहित होने के बाद ही आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि होती है। उसके लिए सर्वप्रथम आसन सिद्धि की साधना करनी चाहिए, उसके बाद उच्छ्वास निश्वास का गमन करना चाहिए, यही प्राणायाम है। तब बाहरी इंद्रियां क्रमशः अंतर्मुखी बनती हैं, और यही प्रत्याहार है।
यानी कि देखिए प्रत्याहार का जो मतलब वहां पर बताया गया है कि हमें फिर मतलब जो बहुत ही एक पहुंचे हुए सिद्ध जो व्यक्ति होते हैं या ऋषि होते हैं या साधु होते हैं, उनको फिर इस तरह से जैसे हम 3 बार खाना खाते हैं या 2 बार खाना खाते हैं, इवन व्रत के दिन 1 बार खाना खाते हैं, उनको फिर उतनी ऐसे खाने खाने पर निर्भर नहीं करना पड़ता है। उनको जो प्रत्याहार है वे फिर मतलब या तो यूनिवर्सल जो भी लाइट मिल रही है या सोलर लाइट मिल रही है, उससे ही उनका आहार बनने लगता है। और उसको यहाँ पर कैसे ट्रांसलेट किया है कि फिर हम बाह्य इंद्रियों को क्रमशः वो अंतर्मुखी बनती है, यही प्रत्याहार है। यानी कि जो हमारे हम जो कि आंखें देखेंगी तब मैं खुश होऊंगा या कान में सुनाई देगा तब मैं उसको समझूंगा, इस तरह की जो हम अपनी इंद्रियों का जो प्रयोग करते हैं वो धीरे धीरे क्रमशः कम होने से हम अंतर्मुखी या इसको कह सकते हैं हम धीरे धीरे एक किस्म से फोकस्ड होने लगते हैं। जो हमारी अगर हम इस तरह के बने हुए हैं और हमारी ऊर्जा जो है यहाँ से आंखों कानों से हमारी ऊर्जा जो फैलती रहती है या वेस्ट होती रहती है, वो फिर हम धीरे धीरे फोकस होके अपने जो एक ही जगह पर एक किस्म से अंतर्मुखी हो जाते हैं। इसको इंट्रोवर्ट से नहीं समझना चाहिए, इसको फोकस से समझना चाहिए। यहाँ पर अंतर्मुखी को हमें फोकस से समझना चाहिए, वही प्रत्याहार है। फिर चित्त विचार रहित होकर अंतर इंद्रिय उत्तेजित होने के बाद अंतर्मुखी होकर द्योतक दृश्यों का गमन करना ही धारणा है। तो जो हम ये कहते हैं कि मुझे लाइट दिख रही है या हमें अनुभव हो रहा है कि मुझे पसीना आ रहा है, मैं बड़ी हो गई, मैं छोटी हो गई, ध्यान में अर्थात ध्यान में, तो ये सब अंतर्मुखी होकर ऐसे हमें फिर एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। यही दृश्यों के गमन का द्योतक है, यानी कि ये स्टेप्स बताए गए हैं। फिर क्रमशः धारणा करने से सूक्ष्म शरीर का विमोचन होता है, यही ध्यान है। ध्यान के माध्यम से सभी समाधान उपलब्ध होते हैं। अर्थात कि जो हम ये बताया है कि ये भौतिक शरीर है, उसके बाद जो ये हमारा सूक्ष्म शरीर जो हम जिस एनवेलप में है, उसका एक किस्म से वो हमें मतलब वो एक्टिवेट सी होने लगती है। विमोचन का अर्थात जो भी होगा यहाँ पर उसको एक्टिवेट से हमें समझ में आना चाहिए कि हमारी जो सूक्ष्म शरीर है उसमें एक किस्म से हमारे वो कंट्रोल में आने लगती है। इस वक्त वो अनकॉन्शियस है, हमें उसमें कंट्रोल नहीं है, पर वो धीरे धीरे हमारे एक किस्म से एक्टिवेट होकर कंट्रोल में आने लगती है। और वही एक ध्यान है, अर्थात कि घंटों तक तब हम ध्यान कर सकते हैं। अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा तो 20 मिनट क्या 5 मिनट भी ध्यान करना इम्पॉसिबल है। तो धीरे धीरे स्टेप वाइज जब वो सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होता है, तब हमें इतने भौतिक शरीर के जो आसन और ये कि घुटने में दर्द हो रहा है, इसकी इतनी वो भी नहीं रह जाती है, मतलब मालूमात भी नहीं रह जाती कि मेरे भौतिक शरीर में क्या हो रहा है। और फिर हम ध्यान में गहरे उतरने लगते हैं। अपनी आम भाषा में हम इसे ये करते हैं कि देन माय फोकस इन दी ध्यान और मेडिटेशन वाज डीप। इसको भाषा में बोलते हैं डीप मेडिटेशन। अन्य आपने कहीं सुना होगा कि डीप मेडिटेशन यही है कि सूक्ष्म शरीर के साथ एक किस्म से मेरा मिलना हो जाता है या एक्टिवेट हो जाती है, तो मैं एकदम एक किस्म से फोकस्ड या एक किस्म से पूरी तरह ध्यान में मग्न हो जाती हूँ। तो ध्यान के माध्यम से सभी समाधान फिर उपलब्ध होते हैं। तो जब ये धीरे धीरे जब क्रमशः ये सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होते हैं, हमें थर्ड आई की विजन्स आने लगती हैं, और तब हमारे कोई भी जैसे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस या जो भी हमारे पास कोई चैलेंजेस भी आए, तो वो उसके सॉल्यूशंस भी हमें उपलब्ध होने लगते हैं। चाहे वो फिर ध्यान में हो, चाहे वो फिर हमारी एक किस्म से अवेयर या सजग प्रवृत्ति के कारण हो, किसी भी कारण वो हमारे फिर हमारे जो भी सॉल्यूशंस हैं वो हमारे धीरे धीरे हमारे सामने आने लगते हैं या हमारे समझ में आने लगता है, या कभी कभी ध्यान में ही कोई प्रेरणा मिल जाती है कि हमें ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह की प्रेरणा हमें ध्यान में भी मिलने लगती है। तो आज हमने इस तरह 3 पन्ने किए, और ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में हमने जाना, पतंजलि महर्षि ने जो बताया उसके बारे में जाना। और आप भी इसमें आपने क्या सुना, क्योंकि अगर आपने पहली बार सुना तो आप बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, और आपने अगर ये सब जानते थे तो आपके कैसे ध्यान के एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर सकते हैं।
और मैं फिर से प्रशांति, मधुलिन मैम, रंजीता मैम और मंजू जी का फिर से स्वागत करती हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बात रख सकते हैं यहाँ पर। जी मैम, कोई भी, प्रशांति मैम या कोई भी, रंजीता। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। यहाँ पतंजलि का ध्यान, ये जो अष्टांग ध्यान जो भी तो पढ़ा था, लेकिन पत्री जी का भी पढ़ा है। पत्री सर का तो अलग ही बात है। और जल्दी जल्दी जैसे वाक क्षेत्र में भी लिखा है कि जो सहस्रार से सोचते हैं वो क्या वो सोचने में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो करते हैं वही फल आता है। तो वैसे ही जैसे मुझे लगता है कि युग परिवर्तन के साथ जैसे पत्री सर आए हैं तो हमें कुछ और उठा के ऊपर उठा के ले गए हैं। और जैसे डायरेक्ट ध्यान कराते हैं, और ध्यान करने से तो सब कुछ मिल जाता है, हमें मालूम है। तो ऐसे ही अष्टांग योग में जो लिखा है वो उस जैसे लगता है वो उस जमाने के है, और पत्री सर ने जो लिखा है वो इस जमाने के है। इसी तरह मैं सोचती हूँ यही बात है जो हमें जल्दी जल्दी ऊपर आ जाने की जैसे जल्दी है, ऐसे ही हमें सार भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमें जल्दी जल्दी ऊपर उठा दें। हाँ, यही जी है। हाँ, आपने सही कहा, क्योंकि युग के हिसाब से, जो भी समय के हिसाब से टीचर अपना लेसन प्लान जो है वो बदलता है। अगर हम में से कोई टीचर है तो वो हम लेसन प्लान जो है अगर बना रहे हैं, तो अगर हम 15 साल तक भी पढ़ाते हैं तो जो लेसन प्लान पहले दिन पढ़ाया वो अगले साल वो नहीं, और अगले साल का अगले साल वो नहीं करते हैं। तो हर टीचर का हमें ये देखना है, लेकिन उनका जो उन्होंने बताया है उसको पढ़ना आवश्यक है, उसको समझना आवश्यक है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पत्री जी ने हमें इस जीवन के लिए, इस समय के लिए हमें स्टेप्स बताए हुए हैं। हम्म। बहुत बढ़िया आपने बताया। धन्यवाद। और कोई कुछ बताना चाहेगा? बेसिक्स तो वही होते हैं, जो मूल बातें होती है मैम वो तो वही होती हैं। उसको जो है समय के अनुसार जो है किस तरह से मोल्ड करना और उसको अपने ऊपर अप्लाई करना, ये पत्ती सर ने जो है वो अपने उसमें बहुत सुंदरता से डिस्क्राइब किया। मेरा ऐसा समझना है। जी मैम, जी मैम। और ऐसी भाषा में कहा और कहते गए, हर एक, हाँ मतलब हर एक मीटिंग में वो यही बात कहते थे। अब जी। ये नहीं है कि एक मीटिंग में ये कहेंगे, वो मीटिंग में तो उनका एक ही मतलब बोलेंगे ना, माई मैसेज, तो वो ये, या या तो ये इससे कंसिस्टेंट मैसेज होने के कारण जी। कोई वो नहीं रहती कि मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहता अर्थात की। या तो आइडियोलॉजी बिल्कुल एक ही है, लेकिन हाँ उसका जो है प्रेजेंट करने का, उसको वो करने का जो हाँ, है उनका मेथड बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को लगता है सिंपल हो गया है बहुत बिल्कुल। चीजें। आम जनता के लिए जो है वो फॉलो करना सरल हो गया है, ऐसा कुछ उसमें ऐसी कुछ कठिनाई नहीं है, मेरा समझना जी है ऐसा। जी, सही सही आपने कहा। मधुलिन, आप कोई बात जोड़ना चाहेंगे? थैंक यू अनुराधा मैम, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। इतना डिफिकल्ट को भी इतने प्यार से समझा दिया। मुझे तो ये लग रहा है कि सबसे वो बेस्ट है पत्री जी के, कि उन्होंने बोला है कुछ किसी का इंतजार मत करना, हम्म, ध्यान पे शुरू कर दीजिए, ध्यान पे शुरू कर देना है। मैं वेजिटेरियन बनूं, ये हो, उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। वो मुझे सबसे अच्छा लगा मैम, जी जो हमें किस ये इंतजार नहीं करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए ध्यान। तो ध्यान से ही सब कुछ ठीक हो जाता है मैम, अपने आप ही सभी हो जाएगा। हम्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मेरा थैंक यू मैम। और एक पॉइंट है हाँ हाँ, बताइए थोड़ा। ना। नहीं, मैं वो सोच रही थी कि तब गुरु के पास जाते थे शिक्षा लेने, अब गुरु जाते हैं शिक्षा देने। जैसे हो गया है, घर घर पर जाके सबको ध्यान सिखाओ, ए सिखाए ए सिखाओ, बी सिखाए बी सिखाओ। तो ऐसा हुआ कि पकड़ के सबको लाओ और ऊपर पहुंचाओ, ऊपर तक ले जाओ।
ये बहुत अच्छा, जैसे गुरु के पास जाना नहीं, गुरु खुद ही आ जाते हैं सिखाने के लिए, और सब भी मास्टर है। उच्च नीच नहीं है किसी में। ये सब इसी समय की बात है। वो हो सकता है, वो सोच उनका ही हो सकता है, वही बड़े मास्टर की। और हम सब उस सोच को ग्रहण करते हैं, ये भी हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। हम ग्रहण करते हैं, हम जानते हैं। इसीलिए धन्यवाद, धन्यवाद। जी मैम, जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कहा कि ये उन्होंने प्रचार कर दिया, किस्म से प्रचार और प्रसार कर दिया, ताकि घर घर तक वो पहुंचे, कि हम घर में भी बैठे हैं, टीवी लगाए तो पत्री जी को सुन रहे हैं। तो इसमें दोनों ही, एक तो पत्री जी ने उसको खुला किया, और दूसरा कि ये माध्यम हमारे लिए अवेलेबल था, कि मतलब यूट्यूब, जूम, और मतलब ज्यादा ट्रैवल करना, ये सब तरीका फिर ऐसे तो मतलब सभी चीज एक साथ हमें मिली, और हम इस युग में पैदा हुए, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हम भी लकी हैं। हम भी लकी। तो मैम इसी तरह से हम करते रहेंगे। तो थैंक यू। आज अगर और नहीं है तो फिर सभी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम 3-3 पृष्ठ या 4 पृष्ठ या कभी 2 पृष्ठ करते हैं तुलसी दल से। मैम मुझे एक बात पूछनी थी।